नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 2 में 5वां पाठ हरित ऊर्जा की दिशा में पढ़ने वाले हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की हरित ऊर्जा के बारे में बताया गया है, ऊर्जाओं की निर्मित के बारे में बताया गया है। देखते हैं। सबसे पहला, हरित ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसी ऊर्जा जिसका हम उपयोग कर सकें और जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, ऐसे प्रकार की ऊर्जाओं को हम लोग क्या कहते हैं? हरित ऊर्जा कहते हैं। तो देखते हैं। ऊर्जा और ऊर्जा के उपयोग हमने पढ़ा है 9वीं में भी कि ऊर्जा का ना तो विनाश किया जाता है, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। तो वह बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा हमने पढ़ी है। तो देखते हैं उसमें यांत्रिक, रासायनिक, ऊष्मीय, है ना, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। तो आधुनिक संस्कृति में अन्न, वस्त्र और निवास की तरह ही ऊर्जा भी मनुष्य के लिए एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है। बिना ऊर्जा के हम कुछ नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है वो है यांत्रिक ऊर्जा, है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि यंत्र जब चलेंगे तब हम अपना कोई काम कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, अगर वो चलेंगी ही नहीं तो काम कैसे होगा? तो इसलिए यांत्रिक ऊर्जा सबसे ज़रूरी है। देखते हैं, हमें विविध कार्यों के लिए ऊर्जा के विविध रूपों की आवश्यकता होती है। कुछ स्थानों पर हमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ स्थानों पर हमें रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कहीं ध्वनि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कहीं प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कहीं ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आप कपड़ा इस्त्री कर रहे हो तो उस गर्म होता है, तो वहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन विविध रूपों में ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करते हैं वो आगे बताया गया है। हमें मालूम है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। मनुष्य को आवश्यक ऊर्जा के विविध रूपों को प्राप्त करने के लिए विविध ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने ऊर्जा स्रोत और उससे संबंधित विविध संकल्पनाओं का अध्ययन किया है। विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए आज किन विविध ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है, उसके लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, इन प्रत्येक पद्धतियों में कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत लगाए गए हैं, ये सब आगे बताया है। देखते हैं ऊर्जा की निर्मित क्या है। अनेक विद्युत निर्मित केंद्रों में विद्युत ऊर्जा तैयार करने के लिए माइकल फैराडे इस वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो अभी जस्ट हमने कुछ दिन पहले वाले पाठ में पढ़ा है, चौथे पाठ में, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत वाहक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, क्षेत्र बदला जाता है और विद्युत वाहक तार में क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से बदल सकता है। विद्युत वाहक तार स्थिर हो और चुंबक घूमता रहे, या तो विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, या चुंबक स्थिर हो और विद्युत वाहक तार क्या हो? घूमती रहे। अर्थात इन दोनों ही तरीकों से विद्युत वाहक तार में विभवांतर का निर्माण होता है। और इस सिद्धांत पर आधारित विद्युत निर्मित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं, जो हमने पढ़ा है पिछले पाठ में। अब आगे देखिए। तो विद्युत निर्मित केंद्रों में इस प्रकार के बड़े जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जनित्र के चुंबक को घुमाने के लिए टरबाइन का उपयोग किया जाता है। देखिए टरबाइन दिया गया है, और टरबाइन की पातें होती हैं, ब्लेड, ये देखिए ये जो दिया गया है पातें हैं। और टरबाइन के इन पातों पर द्रव या वायु प्रवाहित करने पर गतिज ऊर्जा, जैसे इसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है? घूमने लगता है, और घूमने के कारण तब उसमें जनित्र में क्या होती है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये टरबाइन विद्युत जनित्र से जुड़े होते हैं, अतः जनित्र का चुंबक घूमने लगता है और विद्युत की निर्मित होती है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। कभी कभी आप पूछता है ये डायग्राम क्या है? भाप पर चलने वाला टरबाइन। ये डायग्राम यहाँ पे दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए ये तार की कुंडली है, चुंबकीय बदलेगा, या तो ये अपना स्थान बदलेगा या तो ये स्थान बदलेगा, तब जाके क्या होगा? विभवांतर का निर्माण होगा। आगे चलते हैं। देखिए टरबाइन घूमने के लिए सुयोग्य ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा से क्या होता है? टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनित्र काम करता है, और जनित्र से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे देखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र। तो देखिए जिसमें कोयले जैसे ईंधन का उपयोग किया जाता है।
इससे वाष्प पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया है। कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। इस पानी का रूपांतरण उच्च तापमान पर उच्च दाब वाली वाष्प में होता है और इस वाष्प की शक्ति से क्या होती है, टरबाइन घूमती है, जिससे टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर घूमकर विद्युत निर्मित होती है। इसी वाष्प का रूपांतरण पुनः पानी में करके बॉयलर में भेजा जा सकता है। तो इससे किसी प्रकार का क्या है, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, तो यह एक हरित ऊर्जा का स्रोत है। हाँ, केवल एक इसका बैड पॉइंट ये है कि इसमें कोयले का ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, जो किसी भी वक्त इस हमारे पृथ्वी में से ख़त्म हो सकता है। तो देखिए, ईंधन कोयला, पानी के वाष्प के लिए बनाने के लिए बॉयलर, वाष्प चलने टरबाइन, जनरेटर और विद्युत ऊर्जा। यहाँ से तुरंत ये पानी कन्वर्ट होगा, वापस बॉयलर में जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर वही दिया है, फिर ये डायग्राम दिया है, ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा, जो वहाँ पे बताया गया वही यहाँ पर दिया गया है। तो ये कभी कभी डायग्राम देख कर आपको पूछेगा कि इसका नाम क्या है, तो वो ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ वही यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, समस्या क्या होती है, जैसे अब हम इसी को देख लेंगे। कोयले के ज्वलन से वायु प्रदूषण होता है, तो मैंने बताया आपको, कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी स्वास्थ्य के लिए घातक बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित गैसों के साथ ईंधन के सूक्ष्म कण भी वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जिससे श्वसन संस्थान संबंधी बीमारी हो सकती है। इसमें उपयोग में लाया जाना ईंधन कोयला, इसका भूगर्भ भंडार सीमित है, अतः भविष्य में विद्युत निर्मित के लिए कोयले की उपलब्धता पर प्रतिबंध आएगा ही। तो इस तरीके से आपको ये हो गया है। इसमें प्रत्येक में केवल इम्पॉर्टेंट क्या है, समस्या, ओके, और डायग्राम के ऊपर उसका नाम क्या है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। आगे के पीरियड में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र, तो उसको शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।